हेलो बच्चों, आज हम लेसन 11 पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ति का सिद्धांत का अगला टॉपिक करेंगे। पूर्ति की कीमत लोच। जैसे हमने मांग की कीमत लोच की थी, बिल्कुल वैसे ही ये सारा कुछ है। तो हमने देखो अब तक क्या पढ़ा है, पूर्ति के नियम में हमने ये पढ़ा है कि जब पूर्ति कीमत में परिवर्तन होता है तो किसी भी वस्तु की कीमत में परिवर्तन अगर आता है तो उसकी पूर्ति में भी परिवर्तन आ जाता है। कीमत अगर बढ़ जाती है तो उसकी पूर्ति भी बढ़ जाती है, कीमत अगर घट जाती है तो उसकी पूर्ति भी घट जाती है। लेकिन पूर्ति की लोच क्या बताती है हमें? पूर्ति की लोच ये बताती है कि कीमत में जो परिवर्तन आता है, कीमत में परिवर्तन के कारण पूर्ति में कितना परिवर्तन आता है। उसमें केवल दिशा बताई थी कि एक दिशा है, कीमत में परिवर्तन, कीमत घट जाती है तो पूर्ति घट जाती है, कीमत अगर बढ़ जाती है तो पूर्ति बढ़ जाती है। एक दिशा बताई थी कि पूर्ति का कीमत का पूर्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसमें परिमाण भी बताएंगे कि कितनी मात्रा में परिवर्तन आता है, कितनी कीमत घटती है, उसका कितना अनुपात में पूर्ति में परिवर्तन आता है। वो होती है इसकी पूर्ति की कीमत लोच। पूर्ति की कीमत लोच की परिभाषा है कि किसी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत, इसको प्रतिशत में मापेंगे हम, कि किसी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के कारण उसकी पूर्ति में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का माप है कि कीमत में कितना प्रतिशत आया, उसके फलस्वरूप पूर्ति में कितना परिवर्तन आया है। जैसे मान लिया किसी वस्तु की कीमत में 50% का परिवर्तन आया और पूर्ति में भी 50 का परिवर्तन आया। इस तरह से उसके ऊपर कितने प्रतिशत परिवर्तन आया है, कीमत का प्रभाव कितना पड़ा है पूर्ति के ऊपर, उसका जो माप है उसको हम क्या कहते हैं? पूर्ति की कीमत लोच कहते हैं। तो कीमत लोच को मापने की दो विधियां हैं पूर्ति की कीमत लोच को। एक तो है आनुपातिक विधि, दूसरी है ज्योमेट्रिक विधि, ज्योमेट्री विधि। जैसे उसमें मांग में भी ये था, मांग की लोच को मापने की तीन विधि आपने पढ़ी थी, आनुपातिक विधि, बिंदु विधि और ये तीसरी थी ज्योमेट्री विधि। इसकी दो हैं, आनुपातिक विधि और ज्योमेट्री विधि। तो आज हम पहले पढ़ेंगे आनुपातिक विधि। आनुपातिक विधि के द्वारा मांग इसकी पूर्ति की कीमत लोच किस प्रकार ज्ञात की जाएगी? इस विधि के अनुसार पूर्ति की लोच, जिसको ES से लिखते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, वस्तु की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन ES क्या है? यानी कि ES जो है वो मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, पूर्ति की किसी भी वस्तु की पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। अनुपात करके और हम इसको माप सकते हैं कि कितना परिवर्तन किस विधि के द्वारा, कि इसकी पूर्ति की कीमत लोच क्या है। इस फार्मूले से हमें निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला कैसे आया, ये परिवर्तन कैसे निकालेंगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। कि मान लिया कोई वस्तु है, ये कैसे निकालेंगे, कैसे बनाएंगे फार्मूला। मान लिया कोई वस्तु है, उसकी प्रारंभिक कीमत P है और उस कीमत के ऊपर कोई विक्रेता उसकी Q इकाइयां बेचने को तैयार है। कीमत बढ़ के या घट के उसमें परिवर्तन आ जाता है और वो हो जाती है P1, और इस P1 कीमत के ऊपर वही दुकानदार, वही विक्रेता उसी वस्तु की Q1 इकाइयां बेचने को तैयार है। तो परिवर्तन देखेंगे कैसे हुआ, कीमत में परिवर्तन कैसे हुआ, हम पूरा इसको डिराइव करेंगे। कीमत में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन क्या होगा कि प्रारंभिक कीमत माइनस अंतिम कीमत या अंतिम कीमत माइनस प्रारंभिक कीमत। कोई भी पैटर्न अपना सकते हो, जो पैटर्न आप कीमत में अपनाओगे वही मात्रा में अपनाना पड़ेगा। मान लिया हम ये करते हैं, अंतिम कीमत माइनस आरंभिक कीमत, अंतिम कीमत माइनस आरंभिक कीमत, और इसको हम डेल्टा P से लिख देते हैं परिवर्तन। डेल्टा का मतलब परिवर्तन है। फिर इसी तरह से मात्रा में परिवर्तन, मात्रा में परिवर्तन भी ऐसे लेंगे हम, Q1 माइनस Q बराबर क्या आ गया, डेल्टा Q, डेल्टा Q।
अब इसका निकालेंगे हम प्रतिशत परिवर्तन, क्योंकि हमारे फार्मूले में प्रतिशत परिवर्तन है। तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, किसी भी वस्तु की कीमत में कितने प्रतिशत परिवर्तन आया है। प्रतिशत कैसे निकालेंगे हम कि कुल परिवर्तन बटे आरंभिक कीमत P गुणा में 100 into 100। इसी तरह से मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन वो भी ऐसे निकलेगा, कुल परिवर्तन मात्रा में बटे आरंभिक मात्रा गुणा में 100। क्या आप ये फार्मूला लगाएंगे कि ES बराबर किसके होता है कि मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन क्या हुआ है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा इंटू 100 200, सारे के बटे क्या जाएगा अब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, यानी कि डेल्टा P बटे P गुणा 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा आ जाएगा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा, और इसको हम रिवर्स कर देंगे, क्या कर देंगे P बाई डेल्टा। यस, और फिर अगर हम डेल्टा वाली टर्म को इस तरफ ले जाएं या इसकी P वाली इसको इधर ले आए तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा ES इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q। हम इसको डेल्टा P को इस साइड ले आए, Q को इस साइड ले आए, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हमारा समीकरण वही है जो पहले था। तो ये बन गया हमारा फार्मूला पूर्ति की कीमत लोच निकालने का फार्मूला आनुपातिक विधि के द्वारा। आनुपातिक विधि के द्वारा हम इस तरह से इस फार्मूले के तहत आनुपातिक विधि के द्वारा इसकी पूर्ति की कीमत लोच ज्ञात कर सकते हैं। एक उदाहरण भी लेते हैं हम इसी तरह से। मान लिया कोई विक्रेता 10 रुपए प्रति इकाई कीमत के ऊपर 400 इकाइयां बेचने को तैयार है, और जब उसकी कीमत उस वस्तु की कीमत घटकर 5 रुपए प्रति इकाई हो जाती है तो वो केवल 200 इकाई बेचने को तैयार है। इसकी पूर्ति की कीमत लोच ज्ञात करो। हमने क्या निकालना है पूर्ति की कीमत लोच ज्ञात करनी है। इसके लिए हमें यही फार्मूला चाहिए और इसके लिए फिर हमें परिवर्तन चाहिएगा। अब देखो हमारी आरंभिक कीमत क्या है, उसी तरह से लिखना आपने कि प्रारंभिक कीमत जैसे हमने वो निकाला था, प्रारंभिक कीमत 10 रुपए प्रति इकाई। इसी तरह से प्रारंभिक मात्रा, इस मात्रा के ऊपर इस कीमत के ऊपर कितनी मात्रा बेचने को तैयार है वो 400 इकाइयाँ। इसी तरह से फिर अंतिम पूरा फार्मूला लगाना है, अंतिम मात्रा सप्लाई की गई मात्रा पूर्ति की मात्रा वो है मात्रा 200 इकाइयाँ, और किस कीमत के ऊपर अंतिम कीमत है 5 रुपये प्रति, 5 रुपये प्रति। तो इसी तरह से हम पहले क्या निकालेंगे, जिस यहाँ निकाला था हमने पहले परिवर्तन निकाला था कि कीमत में परिवर्तन मात्रा में परिवर्तन, यानी कि डेल्टा P। डेल्टा P क्या हो जाएगा अंतिम कीमत माइनस आरंभिक कीमत, या कैसे भी कर सकते हो आप, आरंभिक पहले घटा सकते हो, इसमें प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है, उसमें माइनस होता था। तो ये क्या आ जाएगा 5, और डेल्टा Q क्या आ जाएगा 400 माइनस 200। अब ये फार्मूला लगा लो, इस फार्मूले के अंदर सारी चीजें हैं, हमें प्रतिशत अलग से निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ये फार्मूला अप्लाई कर लो। अब ES बराबर ES क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा Q आ गया 200 और डेल्टा P है 5, आरंभिक कीमत 10 रुपये प्रति इकाई था और आरंभिक जो मात्रा है वो 400। काट लो इसको, ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया 1, यानी कि ES क्या है हमारी इकाई के बराबर है, इकाई है 1 है। जितने प्रतिशत कीमत में परिवर्तन आया सेम उतने ही प्रतिशत वस्तु की पूर्ति की मात्रा में भी परिवर्तन आया है। तो आशा है आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से कि सबसे पहले आपने करनी है कि पूर्ति की कीमत लोच की परिभाषा,
उसके बाद उसकी दो विधियां हैं, आनुपातिक और ज्योमेट्री विधि। आनुपातिक विधि के द्वारा पूर्ति की लोच कैसे ज्ञात करेंगे वो हमने ये सब किया है, ये फार्मूला भी ड्राइव किया है और फिर उसके ऊपर हमने एक एग्जाम्पल भी किया है। आप लोगों को ये विधि भी याद करनी है और उसके ऊपर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सारे के सारे करने एक्सरसाइज में है, चाहे एग्जाम्पल है। मैंने एक करवा दिया है। इसमें हो सकता है जैसे मांग वाले चैप्टर में था उसकी तरह भी हो सकता है कि जैसे हमारे पास ये फार्मूला आ गया था लास्ट में, तो हो सकता है इसमें ES दी हुई हो, हमें इनमें से कोई और कंपोनेंट निकालना हो, तो ये 4-5 बातें हैं, इनमें से कोई भी हमें निकालना हो सकता है, तो आप उसको मान लो x और फिर इसी तरह से फार्मूले के अंदर वो रख लो और x की वैल्यू से निकाल। अच्छा आपको समझ आया होगा। थैंक यू।